नमस्कार। आप देख रहे हैं देवभूमि झारखंड न्यूज़ का लोकप्रिय जो कार्यक्रम है, साप्ताहिक कार्यक्रम है बोले डॉक्टर। बोले डॉक्टर की इस कड़ी में आज हम मर्सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गिरिडीह में हैं और हमारे साथ हैं यहाँ के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रईसुद्दीन साहब। डॉक्टर रईसुद्दीन साहब का हम देवभूमि झारखंड न्यूज़ में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। थोड़ा सा आपको बता दें, डॉक्टर साहब हैदराबाद शहर से हैं और यहाँ पर गिरिडीह में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में। तो आज हम विभिन्न इशू पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आइए, सबसे पहले सर आप ये बताएं कि आपका जो मेडिकल एजुकेशन है वो कहाँ है? जी, मेरी मेडिकल तालीम, मेरा मेडिकल एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएशन, MBBS और पोस्ट ग्रेजुएशन सारे हैदराबाद से हुए। किस मेडिकल कॉलेज से हैदराबाद? मैं हैदराबाद, मेरा जो MBBS था वो टेक्निकल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ से मैंने किया था बैच ऑफ 2011। एंड जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई थी वो मल्ला रेड्डी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद, क्लास ऑफ 2019, वहाँ से मैंने किया। दर्शकों को आप थोड़ा जागरूक करें कि ये जो ऑर्थोपेडिक जितने भी इश्यूज आते हैं हमारे शरीर में उससे जुड़ा हुआ, उसका कारण क्या है और ऐसा लाइफ स्टाइल हम क्या करें कि इन बीमारियों से हम बच सकें? तो दी मोस्ट कॉमन कंप्लेंट्स या इश्यूज जो आजकल आ रहे हैं ऑर्थोपेडिक से संबंधित, चाहे पेशेंट या मरीज बूढ़ी उम्र का हो या जवान उम्र का हो, वो है बॉडी पेन्स। तो वो शुरू होते हैं आपके बैकएक से। अब शुरुआत करते हैं बैकएक से। बैकएक में भी 3 वैरायटीज होते हैं, 3 प्रकार के बैकएक्स, यानी कि आपका जो रीढ़ की हड्डी में दर्द, जो कमर दर्द जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है मैकेनिकल बैक पेन, यानी कि ये कोई बड़ा बैक पेन नहीं है, कोई डेंजर चीज़ नहीं है, कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। ये पर्सन के जो है या पेशेंट के लाइफस्टाइल से जो है ये पैदा होती है बैक पेन, जिसे हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल बैक पेन। ये होता क्यों है? पहले तो पानी कम पीने से और हेवी एक्सर्शन, यानी कि बहुत ही झुक रहे हैं, काम कर रहे हैं और वजन उठा रहे हैं। और जैसे कि लेडीज़ में खास करके होता है, वो जो टेलरिंग करते हैं तो उनकी गर्दन ऐसी होती है, हमेशा ऐसी रहती है, तो उनके लिए वहाँ पे जो है गर्दन में जो है वो पेन शुरू होता है। और अगर कोई वो होते हैं कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या बड़े भी बोल जो ऐसे 24 घंटे ऐसे बैठ के बस अपने लैपटॉप में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी आजकल बहुत कॉमन हो गया, तो उनको भी ये काफ़ी कॉमन है ये मैकेनिकल बैक पेन। तो इन्हें चाहिए कि थोड़ा अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। जैसे कि अगर वो काम कर रहे हैं 12 घंटे दिन में, तो उसको 10 घंटे करें। और अगर 10 घंटे नहीं कर सकते तो 12 घंटे में जब वो काम कर रहे हैं तो एवरी 2 आवर्स, एवरी 90 मिनट जो है वो थोड़ा उठे, टहले इधर उधर और अपने आप को जो रिलैक्स करे, अपने आप को स्ट्रेच करे थोड़ा सा। तो उस तरीके से आप इस मैकेनिकल बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थी डाइट मेंटेन करें। कुछ क्या कहते हैं, मतलब फास्ट फूड जो आजकल बहुत आम हो गया है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। ठीक है, खाइए, अगर आपको खाना है तो थोड़ा मतलब उसी से जो है अपना गुजारा करें, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। एकदम होममेड फूड, एकदम जिसके डाइटरी बेनिफिट्स हो, न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हो, ऐसे जो है डाइट आप मेंटेन करें। अब आते हैं सेकंड स्टेज ऑफ बैक पेन। एक यहाँ पर आपको हम रुकेंगे, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो उनको हम बराबर देखते हैं कि लेट के ऐसे पेट के बल लेट के और काम करते हैं, तो ये कितना हानिकारक है उनके? बहुत बहुत हानिकारक है। इससे जो है ना, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक मैकेनिकल एक्सेस जो आपकी रीढ़ की हड्डी जिस तरीके से बैठी हुई है आपके शरीर में, उसका एक जो है शेप होता है, जिसे हम एनाटॉमिकल या मैकेनिकल एक्सेस कहते हैं। तो वो उसमें बिगाड़, उसमें जो है डिस्टर्बेंसेस होने के कारण ही जो है आपको मैकेनिकल बैक पेन होते हैं। और पानी कम पीने से जो है शरीर में पानी की कमी से या डिहाइड्रेशन से मांसपेशियां घट हो जाती है, एकदम स्टिफ हो जाती है, जिसकी वजह से अगेन आपका जो एनाटॉमिकल या मैकेनिकल अलाइनमेंट है फिर से डिस्टर्ब हो जाता है और आपको बैक पेन शुरू हो जाता है। बट बड़ी बात यह है कि इसे काफ़ी हद तक 99% जो है आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं नॉन स्पेसिफिक मैकेनिकल बैक पेन। अगर आप इससे एक स्टेज आगे जाएंगे, वो होता है डिस्कोजेनिक बैक पेन, जो आपके ये जो कुल्हे का जो हिस्सा है, मतलब आपके बैक से शुरू होते हुए आपके बटक्स के रीजन, जिसे इंग्लिश में बटक्स का रीजन कहते हैं, वहां तक जाता है, मतलब दर्द जा रहा है वहां तक। इसे कहते हैं डिस्कोजेनिक बैक पेन। तो ये आप अब आ रहे हैं टुवर्ड्स समथिंग वेरी समथिंग दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड।
कि इसको शायद आगे जाके सर्जरी की भी ज़रूरत हो। तो इसके आगे स्टेज आता है रेडिकुलर बैक पेन। तो रेडिकुलर बैक पेन ये होता है कि अब ये दर्द आपके बैक से शुरू होकर आपके उंगली पैर तक और पूरे उंगलियों तक जाता है। तो इसे कहते हैं रेडिकुलर बैक पेन है। ये यूजुअली डिस्क का प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में डिस्क खिसकना जी होता है। जैसे आप अगर गाड़ी चलाते हैं, बाइक हो या कार हो, तो उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं शॉक ऑब्जर्वर। हमारे पास भी 2 शॉक ऑब्जर्वर है, एक रीढ़ की हड्डी में होता है और एक घुटने में होता है। रीढ़ की हड्डी को डिस्क कहते हैं, घुटने की हड्डी में उसको मेनिस्कस कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी कहीं का भी शॉक ऑब्जर्वर हो, अगर वो एक बार डैमेज हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए या लीक हो जाए, जैसे हम प्रोलैप्स वर्टेब्रल डिस्क कहते हैं, तो उसके कारण जो है ये रेडिकुलर बैक पेन होता है। और रीसेंट स्टडीज और रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि अगर किसी को रेडिकुलर बैक पेन हो तो वो अगर बर्दाश्त करके जी ले तो अगले 7-8 साल में वो अपने आप ही जो है कम हो जाएगा, पूरा घट जाएगा। ये स्टडीज प्रूवन है। मगर यदि अगर पेशेंट को बहुत ही तकलीफ हो रही है, वो बर्दाश्त के बाहर है, वो सो नहीं सक रहा है, काम नहीं कर सक रहा है, तो ऐसे सूरत हाल में तुरंत से तुरंत जो है सर्जरी करना चाहिए। तो एक्चुअली जो मैकेनिकल बैक पेन है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डिस्कोजेनिक, और डिस्कोजेनिक भी आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है रेडिकुलर, अगर आप लापरवाह रहे तो। भले आप कितना भी मतलब काम कर रहे हो, अच्छे से डाइटरी हैबिट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, फिर भी जो है आप उसे अवॉइड नहीं कर रहे हो क्योंकि आप लापरवाह हो, क्योंकि आप शायद पानी ज़्यादा नहीं पी रहे हो, या आप हैवी एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, वजन उठा रहे हो, झुक रहे हो, कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट योर ओन लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ। कि अगर आप इररिस्पॉन्सिबल है, अगर आप डॉक्टर्स की सलाह पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम हो सकती है। आगे चल के उस सर्जरी के स्टेज पे जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप ही के ऊपर है कि आप अच्छे से अपने लाइफस्टाइल हैबिट्स एंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके कुछ नॉटी हैबिट्स हैं जैसे कि तंबाकू, स्मोकिंग वगैरह, तो प्लीज़ आप जो है इसे अवॉइड करिए या रोकिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बहुत से जो है साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इससे आपके कुल्हे की हड्डी पूरी ख़राब हो जाती है, आपके स्किन में प्रॉब्लम्स आते हैं, और आपकी जो आपका जो पेट होता है, जिसे हम GI सिस्टम कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यूँ बोलो कि तंबाकू तो जड़ है हर चीज़ की, ये स्मोकिंग है व्हाटएवर इट इज। सो आप बस बोलने की बात ये है कि आप अपना ख्याल रखें एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ एंड डोंट बी इररिस्पांसिबल। जिम्मेवार हुई है जी, जिम्मेदार वर्कआउट कीजिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। वेट भी फैक्टर है इसमें क्या? डेफिनेटली वेट है, मगर वेट का असर तो रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है ही, मगर उससे ज़्यादा घुटने पे पड़ता है। तो घुटना घिसने का जो एक होता है जिसे हम कहते हैं आर्थराइटिस, उसके बहुत से रीजन है। उसमें एक तो रीज़न ये है कि आपका जो अंदर का जो कार्टिलेज होता है, अभी जो मैंने कहा वो शॉक ऑब्जर्वर जो घुटने का होता है, जैसे मेनिस्कस जिसे हम कहते हैं, वो अगर डैमेज हो जाए तो उससे आर्थराइटिस होता है। अगर आपने कभी सुना होगा रिमेटॉइड आर्थराइटिस, गठिया जिसे कहते हैं, उसके वजह से आर्थराइटिस होता है। और पेट क्या बोलते हो, वेट बढ़ने से जब ज़्यादा वजन हो जाता है उससे भी आर्थराइटिस होता है। सिगरेट पीने से तो आर्थराइटिस होता है, मगर सबसे पहला रीज़न जो है आर्थराइटिस होने का वो है वेट। जब आपका वेट हद से ज़्यादा जब बढ़ना शुरू हो जाए और आप उसे मतलब वर्कआउट नहीं कर रहे हो, उसे रिड्यूस नहीं कर रहे हो अपने वेट को, इन दैट केस आपका जो है कैसे भी वेट बढ़ेगा, आपकी घुटने पे भार पड़ेगा और आप आर्थराइटिस में इंटर हो जाओगे। आप घुटने के आर्थराइटिस में भी आपके 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 एंड 2 आप उसे रिवर्स कर सकते हैं बाय सम मैन्यूवर्स लाइक फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज या कुछ गोली वगैरह होती है उसकी। बट द मोमेंट यू क्रॉस स्टेज 2 से आप स्टेज 3 और स्टेज 4 में जाते हैं, तब डेफिनेटली फिजियोथेरेपी उतना हैंडी तो नहीं रहेगा, शायद आपको सर्जरी करवाना हो, ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो जी हाँ, उसमें भी कई किस्म के ट्रांसप्लांट है। UKR यूनी कॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट एक सर्जरी होती है, बाई कॉन्डाइलर जिसे हम रेगुलर टोटल नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। आजकल तो एक नया आ गया है मेनिस्कल रिप्लेसमेंट, वो तो बहुत अच्छा है। तो ये तरह के रिप्लेसमेंट है। बेसिकली रिप्लेसमेंट पे क्या किया जाता है? इसमें क्या होता है कि जो कोई इसमें जैसे इसको आप निकाल रहे हैं जी, फिर उसकी जगह पे कुछ डाल रहे हैं, उसकी जगह हम डालेंगे ऑक्सीनियम और क्रोमियम या टाइटेनियम के जो है इम्प्लांट्स आते हैं। तो वो इम्प्लांट्स अब हम बेसिकली होता क्या है कि इस सर्जरी में घुटना बनता है 2 हड्डियों से, एक थाई बोन से और एक लेग बोन से। और थाई बोन के निचले हिस्से और लेग बोन के ऊपरी वाले हिस्से के हिस्से को हम काट कर जो है निकाल देते हैं, क्योंकि वहीं पर कार्टिलेज ज़्यादा होता है, और वहाँ पर हम जो है आर्टिफिशियल घुटना डालते हैं। अब वो आपका न्यू आर्टिफिशियल घुटना बनता है जिसके सहारे से आप चल पाएंगे, जिसके सहारे मतलब जिस पे आप पूरा वजन भी डाल पाएंगे। और लगभग मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको 100% पेन रिलीफ मिलेगा, मगर काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी।
और आप पेन फ्री चलेंगे। ये सर्जरी कितना रिस्की है? ये सर्जरी बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, करने वाले पे डिपेंड करता है। अगर सर्जरी करने वाले को बिल्कुल सर्जरी करने आती नहीं है तो ये मतलब एक्चुअली रिस्क इसलिए है कि आप किसी गलत सर्जन के पास ही सर्जरी करा रहे हैं। सर्जरी इन एंड इटसेल्फ इज नॉट अ रिस्क, ये बहुत बेहतरीन सर्जरी है। ऑफ कोर्स ये सर्जरी का यूज़ कब है कि जब कोई पेशेंट, कोई मरीज जो है वो उसे कहते हैं हम रेस्टिंग पे, कि वो आराम से बैठा हुआ है, रिलैक्स कर रहा है तो भी उसको दर्द सता रहा है, वो सो रहा है, लेटा हुआ है तभी भी उसको दर्द सता रहा है, अब वो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, तब ये स्टेज है जब हम ये टोटली रिप्लेसमेंट करते हैं। रिप्लेसमेंट का सवाल तब आता है। जी। आपको ये बताया कि अभी तक या कुछ समय पहले तक अगर आप बात करें तो ये रिप्लेसमेंट के लिए जो भी है ना, इसके लिए साउथ इंडिया या दिल्ली जैसे जी। बड़े शहरों में जाना पड़ता था। जी। आज गिरिडीह जैसे छोटे शहर हो या धनबाद हो, वहाँ भी ये दावा किया जाता है कि हम लोग दावा क्या किया जाता है कि वो मिला है। तो कितना सुरक्षित है कि अगर मान लीजिए कि हम भी पेशेंट जी। हैं और हमको इसका प्रत्यारोपण करना है जी। घुटना का, तो क्या हम गिरिडीह जैसे शहर में करने का जोखिम उठा सकते हैं? अब क्योंकि मैं मर्सी हॉस्पिटल में काम करता हूँ और मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, मेरा तजुर्बा भी है, मुझे एक्सपीरियंस भी है, और मैं प्राइमरीली एक फ्रैक्चर एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स इंजरीज की केसेस भी मैं करता हूँ, इन्फेक्शंस वगैरह भी करता हूँ, नॉन यूनियन नॉन यूनियन केसेस भी करता हूँ। सर बोलने की बात ये है कि मैं एक प्राइमरीली ट्रॉमा एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, जोड़े का प्रत्यारोपण, उसकी सर्जरी का मैं एक्सपर्टीज हूँ। तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मुझसे एक आपको ओपिनियन मिलेगा, आप किसी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन से बात कीजिए, उनसे कुछ और ओपिनियन मिलेगा। तो मैं बस यहाँ पे अपनी बात, आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑल दी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हियर, मैं बस अपनी बात बोलूँगा। इस मर्सी हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट यदि मेरे पास आता है प्रत्यारोपण के लिए, जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, तो वो बस क्या कहते हैं, टेंशन फ्री है पहली तो बात, क्योंकि अब मैंने उनका ठेका ले लिया। मैं इनका बेहतरीन इलाज करूँगा। मेरी टीम यहाँ पे बहुत अच्छी है, हमारी जो ओटी की टीम है, नर्सेज एंड एवरीथिंग, हमारी बहुत बेहतरीन टीम है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मर्सी हॉस्पिटल का, एक नंबर एकदम ऑन पार विद द कॉर्पोरेट सेटअप। तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है सर्जरी डेफिनेटली प्रत्यारोपण की हम करते हैं, करेंगे भी, और बहुत मतलब बढ़िया नतीजे के साथ और परिणाम के साथ जो है पेशेंट को यहाँ से छुट्टी देंगे। जस्ट एक हफ्ता पहले जो है प्रत्यारोपण सिर्फ घुटने का नहीं होता है, कुल्हे की हड्डी का भी होता है, शोल्डर का भी होता है, ये नीचे एडी के पास वहाँ पे भी होता है। दी मोस्ट कॉमन वंस आर ये नी, हिप जॉइंट, नी हिप जॉइंट और शोल्डर, ये अपना क्या बोलते हैं, घुटना, कुल्हे की हड्डी और ये आपका कंधे, इसकी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन है। तो एक हफ्ता 1 वीक अगो, एक हफ्ता पहले जो है हमने यहाँ पे एक पेशेंट के जो लगभग थे 65 या 63 साल के थे, उनके कुल्हे की हड्डी का प्रत्यारोपण किया। तो और आज सर्जरी हुई और 14 घंटे में तो चला गया। 14 घंटे में चले, अपने खुद के बल पे चले, ऑफ कोर्स वॉकर पकड़, कुछ उनकी जो है फिजियोथेरेपी शुरू हो गई थी, एंड हमारे पास उसका एक फुटेज भी है और वो काफ़ी खुश थे इस सर्जरी से। तो मतलब बोलने की बात ये है कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि आपका सर्जन कैसे आपको मैनेज करता है। एज फॉर मी, मैं जब सर्जरी करता हूँ तो मैं आई मेक श्योर कि अगले दिन से पेशेंट को उसकी फिजियो रिहैब शुरू हो जाए, उसको चलाए भी। तो ये इसका तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 24 घंटे में आप उसको 24 घंटे के भीतर ही जो है हम चला देंगे। प्रत्यारोपण करके आप उसको 24 घंटे का। एक और इसी में मेरा सवाल था कि किस एज ग्रुप तक है ये जो प्रत्यारोपण है, कुल्हे का, घुटने का, कंधा का, कितने उम्र के उम्र तक इसको किया जा सकता है? पेशेंट का उम्र अधिकतम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम? ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है, ये जो है पेशेंट पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर तकलीफ कितनी है, उसका घुटना किस हद तक, कौन सी स्टेज में घिस चुका है, तो किस हद तक घिस चुका है। अगर कोई 85 साल के बुजुर्ग हैं जो इस समस्या से ग्रसित है और उनका प्रत्यारोपण जरूरी है, तो क्या ये जोखिम लिया जा सकता है? बिल्कुल, हमने 90 साल के महिला को भी किया है सर्जरी। अच्छा, बच्चे लोग आप 95 को भी कर सकते हैं, 100 साल के भी उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि क्या वो सर्जरी के लिए फिट है या नहीं है। तो इसके लिए हमें इन्वॉल्व करना होगा जो पेशेंट को एनेस्थीसिया सुन करते हैं, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट, वो डॉक्टर आएंगे, उनकी जांच करेंगे, उनको चेकअप करेंगे हेड से टो तक, और यदि वो हमें फिटनेस देते हैं, हमें क्लियरेंस देते हैं, तभी मैं पेशेंट को छू पाऊंगा। इस तरह के केसेस में जब पेशेंट का एज ज़्यादा हो तो क्या फिर कार्डियो सर्जन और सबका टीम बना के सर्जरी बताएंगे?
एक्चुअली ये क्या होता है, सिर्फ उनसे आप फिटनेस ले लेते हैं? जी जी, बस उनसे हम फिटनेस ले लेते हैं, उनसे हम राय मशवरा ले लेते हैं, उनसे हम उनके ओपिनियन ले लेते Opinion ले हैं, लेते हैं, हाँ। एक रेफरल देकर कि भाई हम ये सर्जरी इन पे करना चाह रहे हैं, तो अभी इनके लिए बहुत ज़रूरी है, बट क्योंकि इनके हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी थोड़ी कमज़ोर लग रही है, तो आप अपने तरफ से हमें क्लियरेंस दीजिए। तो वो क्लियरेंस देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हम आपको क्लियरेंस देंगे मगर ये हाई रिस्क केस। तो हाई रिस्क केस का एक अलग प्रोटोकॉल होता है जिसके तहत हम एक पेशेंट से डील करते हैं, उसमें हाई रिस्क होता है। मगर मर्सी का रिकॉर्ड है कि आज हमने हाई रिस्क केसेस भी किए हैं, हमने सीरो पॉजिटिव केसेस भी किए हैं, और लगभग सभी के परिणाम बहुत बेहतरीन आए। बहुत बढ़िया। दूसरा ये भी एक समस्या बहुत तेजी से आजकल है कि कम एज में भी जी कमर दर्द से लोग परेशान होते हैं। जी जी, वो क्या कारण है और कैसे बच सकते हैं उससे? ये स्कूल गोइंग किड्स, खास करके जो गर्ल्स है, जो फीमेल स्कूल गोइंग किड्स है, इनमें बहुत कॉमन है। और मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। अगेन द सेम थिंग, वो पानी नहीं पीते। वो पानी इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि उन्हें ये डर है कि उन्हें शायद बाथरूम यूज़ करना होगा, तो बच्चे और वो स्कूल का बाथरूम यूज़ करना नहीं चाहते क्योंकि वो यूज़ करने के लायक नहीं होता है। तो उस डर से वो पानी नहीं पीएंगे। और इसी तरीके से क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक, क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक यही सिलसिला चलता रहेगा। वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं और उस कारण उनको जो है नॉट जस्ट बैक पेन मगर पूरे शरीर में जो बॉडी पेन शुरू हो जाते हैं। और इसी कारण उनको एक कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं JIA, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ये समझो बच्चों का गठिया है। अच्छा, और बहुत ही डेंजर कंडीशन है। गठिया तो भी ठीक है, एक हद तक हम संभाल पाएंगे जरा गोली वगैरह देकर, मगर ये जो बच्चों में होता है जिसे हम JRA या JIA कहते हैं, ये बहुत ही डेंजर होता है। ये आपके आंखों तक जाता है, आपकी विजन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, धुंधलापन दिखता है, आपके जो जबड़े होते हैं यहाँ पर दर्द होता है, जिसके कारण आप सही से निवाला अगर ले भी खा नहीं सकते, च्यू नहीं कर सकते। ये बहुत ही पेनफुल कंडीशन होता है। तो बस एक अगर इस जो है हमारे टॉक का एक एजुकेटिव पर्पस अगर कुछ हो तो वो ये होना चाहिए कि पानी बहुत पीजिए। ये दवा तो हम देते रहेंगे, ये आपको इनिशियल कुछ देगी, मगर पानी को कोई मतलब बीट नहीं कर सकता, कोई alternate नहीं। आपका मशवरा है, चाहे वो बच्चे हों या बुजुर्ग, जी, पानी उनको पानी पीते रहिए और अपने नॉटी हैबिट से इज्तनाब की मतलब अवॉइड कीजिए उससे कि नॉटी हैबिट्स मतलब फास्ट फूड, स्मोकिंग, स्मोक, अल्कोहल पी रहे हो अल्कोहल, जी हाँ। इससे बचिए। जी हाँ। और एक भी चीज़ है, मैं मतलब मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आप अगर कोई ऐसे प्रैक्टिशनर के पास जाए जो आपको रेगुलर बेसिस पे स्टेरॉइड्स अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये भी बहुत हानिकारक होता है। स्टेरॉइड्स कोई चॉकलेट नहीं है कि बस यूँ लिया खा लिया, जब भी दर्द हुआ चलो एक लिया खा लिया, ऐसे नहीं है। स्टेरॉइड्स के बहुत साइड इफेक्ट्स, बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स होते हैं। मतलब पेन किलर जो हम लोग यूज करते हैं उससे बचना चाहिए। पेन किलर वो तो है ही अपनी जगह, सबसे आला मुकाम का पेन किलर तो आज के ज़माने में स्टेरॉइड्स, जो आजकल के बहुत से प्रैक्टिशनर्स रेगुलर बेसिस पे वो प्रिस्क्राइब कहाँ लिखते हैं? स्टेरॉइड्स कब लिखते हैं? पेन में भी देते हैं, पेन में भी पेन में भी देते हैं। एक तो पेन किलर सही अपनी जगह, हाँ। मगर उसके ऊपर भी अगर पेन किलर से दर्द कम ना हो तो फिर देते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स। मगर आजकल क्या हो गया है कि शुरुआत ही स्टेरॉइड से हो गई है, तो ये सही नहीं है तरीका। आपको चाहिए कि आप एक लो डोज पेन किलर से शुरू करें अपनी प्रॉब्लम, उसके बाद अगर सुधार नहीं है तो फिर ठीक है जाइए स्टेरॉइड्स में। मैं कभी भी स्टेरॉइड्स नहीं मानता, मगर इस चीज़ से जो है बचे। हड्डी के केस में पेन किलर का कोई भूमिका है क्या? कोई हड्डी से जुड़ा हुआ हमको पेन हो रहा है, पेन किलर की कोई भूमिका है क्या? जी हाँ, पेन किलर की तो उसका एक बहुत पाइवोटल रोल है, उसका एक बहुत ही अहम जो भूमिका है पेन किलर की। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने एक प्रैक्टिस बना लिया है कि हमको अगर थोड़ा सा भी दर्द हो तो चलो पेन किलर ले लेते हैं, और अगर भारी भी दर्द हो तो चलो पेन किलर ले लेते हैं, लेफ्ट पेन किलर, राइट पेन किलर, अप पेन किलर, डाउन पेन किलर। तो ऐसे चीज़ों से क्या होता है एक्चुअली, ये पेन किलर की कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि किडनी का फेल होना और पित्ते में स्टोन आना या किडनी में स्टोन आना। तो मैं आपको अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो एक छोटा सा मैं चुटकुला आपके साथ में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम एक पेशेंट हमारे, और एक्चुअली ये काइंड ऑफ हुआ था। जी। एक पेशेंट हमारे पास आए हैं, घुटना खिसक रहे हैं, मतलब उनका पूरा आर्थराइटिक घुटना था। तो वो आए हमारे पास, हमने एक्सरे वगैरह देखा, उनको एक्सपर्ट ओपिनियन दी, सलाह दी कि भाई चलो प्रत्यारोपण करना है, नी रिप्लेसमेंट करवाइए। वो बोले नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं करूँगी, आप मुझे गोली दीजिए। ठीक है, ये लीजिए पेन किलर। आए वो 1 महीने के बाद, डॉक्टर साहब जब तक पेन किलर ले रही हूँ दर्द गायब, जैसे ही पेन किलर खत्म दर्द फिर चालू हो रहा है, आप कुछ कीजिए। मैं बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक्सरे देखा है, मैं फिर से वही बोलूँगा, आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट चाहिए, प्रत्यारोपण चाहिए, प्लीज़ करवाइए। नहीं डॉक्टर साहब नहीं करते हैं, आप पेन किलर दीजिए। ऐसे सिलसिला चला 6-8 महीने तक, और उसके बाद उनकी किडनी फेल हो गई। फेल तो नहीं है, लगभग फेल, मगर
वो नतीजा ऐसा था कि अब उनको किडनी ट्रांसप्लांट करना था। तो फिर वो जब आई मेरे पास तो मैं आपको बोला बहुत मरतबा बोला आपको कि आप अपना घुटना बदल लीजिए, अब आपको किडनी बदलना पड़ रहा है। तो ये तो एक जोक हुआ कि भाई हमने आपको कितना बोला कि घुटना बदल लीजिए, अगर आप घुटना जब बदल लेते तो एक किडनी बदलने की नौबत नहीं आती आपको। तो ऐसे या तैसे फंस जाता है इंसान, कोई इजी वे आउट नहीं है। एक ही वे है, मेहनत करो, वर्कआउट करो, फिजियोथेरेपी करो, थोड़ा एक्सर्शन करो, स्वेट इट आउट, और हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सेस ऑफ वाटर इनटेक, नॉटी हैबिट्स निकालिए, एंड देन यू आर वेरी मच गुड। बहुत अच्छा है। एक आप हमको और बताइए कि अगर कहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो जी, तो उसका क्या कारण हो सकता है? अब मिसाल के तौर पर आप बता रहे हैं कि मेरा यहाँ पर जी, बांह बहुत जी, दर्द कर रहा जी, है। क्या- सबके अपने अपने प्रेजेंटेशन हैं। अगर इसी को आप रख लीजिए जी। कि बहुत पेन ऐसा है जो कि बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, जी, तो ये कौन सा बीमारी का लक्षण है? यूजुअली अगर हाथ की बात करें तो इसका ताल्लुक यहाँ जो दर्द यूजुअली होता है, इसका ताल्लुक मोस्ट ऑफ द टाइम्स गर्दन से होता है। यहाँ जो मतलब ये रीढ़ के जो यहाँ पे शुरू होती है, जैसे स्पाइन, सर्वाइकल स्पाइन होने का Cervical कहते spine, हैं। जी। हाँ, इसका एक कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइसिस, और ये मतलब बुजुर्गों में ज़्यादा कॉमन है, मगर आजकल नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो मैंने अभी शुरुआत में कहा था लेडीज टेलर, उनका गर्दन ऐसे होता है, उनको भी स्पॉन्डिलाइसिस के बहुत चांसेस होते हैं। ये स्पॉन्डिलाइसिस का वो एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये रग जो वहाँ से आके आपके उंगलियों तक जाती है डिस्टर्ब हो रही है, और उसके वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। तो वो एक है। इसी तरीके से आपको शियाटिका बोलकर आपने कभी सुना होगा, वो यहाँ नीचे होता है। शियाटिका कोई डायग्नोसिस नहीं है, वो एक प्रेजेंटेशन है। जैसे आप बोल रहे हैं यहाँ दर्द हो रहा है, इस दर्द को शियाटिका बोलते हैं। जो नीचे जाता है, नीचे जाता है। बहुत दर्द भी बहुत असहनीय होता है। अच्छा, ये जैसे कई केस हम आपको बता रहे, मतलब आपको हम क्या बताएंगे, आपको मास्टर हैं, जैसे हम CMC भेलोर गए हैं कई बार, तो वहाँ पर हमें कई पेशेंट मिला कि जिसका ये बहुत ज़्यादा पेन था और वो उसको कैंसर था। ओह अच्छा, ठीक है। और वो कैंसर का डायग्नोस हो गया। जी। तो ये जो फ्रैक्चर जो बता रहा था, जी। पेन नहीं, फ्रैक्चर बोल गया आपके लिए, जी। तो ये जो फ्रैक्चर था, कैंसर का डायग्नोस से ये फ्रैक्चर ठीक हो गया। तो ये कोई लक्षण है इस तरह का? नहीं, देखिए जब कोई पेशेंट आपके पास पेन, दर्द की कंप्लेन से आता है, दर्द की शिकायत से आता है, तो एक स्टेप वाइज मैनर होता है जिसके तहत आप उसे एग्जामिन करते हैं और आप एक नतीजे तक पहुंचते हैं। हमारे पास भी यहाँ मर्सी में ट्यूमर का केस आया था। वो बोल रहे थे कि बस घुटने में दर्द हो रहा है, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उनको एग्जामिन किया, आई फाउंड समथिंग फिशी। तो मैंने क्या किया, एक्सरे करवाया, और एक्सरे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ट्यूमर दिख जाएगा या कैंसर वगैरह दिख जाएगा। एक्सरे से निकलता है? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, एक्सरे से आपको लगभग बहुत से कैंसर कोई पेट CT टेस्ट होता है, उससे पता चलता है? वो तो फर्दर स्टेजिंग के लिए होता है। फर्दर आप शुरुआत करें तो एक्सरे से करें, पहले मालूम तो करें कि दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा ठीक है भाई, मालूम हुआ एक्सरे में कि कोई छोटा सा ट्यूमर है। ट्यूमर के बाद आप करवाएंगे CT भी करवाएंगे, MRI भी करवाएंगे, और अगर MRI में आपको ये मालूम होता है कि हाई स्टेज कैंसर है, तो वो कौन सा हाई स्टेज है, ये स्टेजिंग ऑफ कैंसर जिसे कहते हैं, उसके लिए हम करते हैं PET CT। MRI में पता चल जाता है कि कैंसर है? MRI में पता चलता है, जी हाँ बिल्कुल। MRI में आपको इन्फेक्शन के बारे में पता चलता है, कैंसर पता चलता है, कैंसर भी पता चलता है। स्टेजिंग के लिए आपको PET CT, मतलब जैसे हर PET ऑर्थोपेडिक या हर रोग में स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4। तो अब PET CT यहाँ पे आता है कि कौन सा स्टेज का कैंसर है, बोन कैंसर है या कौन सा स्टेज का ट्यूमर। जब कैंसर डायग्नोस हो जाए उसके बाद फिर PET CT से हम पता कर सकते जी, हैं बिल्कुल। कि किस स्टेज में कैंसर है। जी हाँ, PET CT से लेकिन प्राइमरी कैंसर का टेस्ट PET CT नहीं है? नहीं, PET CT ठीक है, मतलब आप एज ए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आप उसे यूज नहीं कर सकते। आप जो है पहले शुरुआत करेंगे बेसिक लेवल स्कैनिंग से, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, जैसे कि आपका एक्सरे है, जैसे उसके बाद आपका प्लेन CT है, उसके बाद फिर आपका MRI है, उसके बाद स्टेजिंग पे आप जाएंगे, तब PET CT करवाएंगे, और फिर एक स्कैन आता है बोन स्कैन करके, सिंटिग्राफी जिसे हम कहते हैं। और अगर सिंटिग्राफी में ये पता चला कि वो अब ऐसा स्टेज है, अब उसका कुछ किया नहीं जा सकता, तब आप जो है फाइनली अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि भाई इसको बस ऐसे ही रहने देंगे या ठीक है, मतलब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो प्रकार के ट्रीटमेंट्स होते हैं। वो क्या ऐसा कुछ है कि जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा हो शरीर में, लगे कि मतलब ये हड्डी टूट रहा है, ये कर रहा है, तो कैंसर को ध्यान में रखते हुए उसका जांच डॉक्टर को करना चाहिए? मतलब जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है कोई शिकायत से, तो हमारे माइंड में बहुत से जो है डायग्नोसिस हम सोचते हैं उसके बारे में, जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। वो एक बड़ी लिस्ट होती है हमारे
दिमागों में इनबिल्ट, हर कंसल्टेंट के दिमाग में इनबिल्ट होती है, तो उसमें डेफिनेटली कैंसर भी होता है। कैंसर भी। मगर जब हम एग्जामिन करते, जब हम जांच करते पेशेंट की, तभी ना कभी हम जो है रूल आउट करते रहते, एक वन बाय वन, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तब जाके हमें नतीजे तक पहुँचते हैं। तो उसमें कैंसर भी है। कैंसर भी उसमें। तो कुल मिला के ये है कि ऑर्थोपेडिक डिजीज से जी बचने के लिए हमको पानी पीना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत। और एक वो जो गलत आदत हम जीता है जिसमें तंबाकू, सिगरेट, जर्दे का पान है और पता नहीं क्या फास्ट फूड भी फास्ट फूड भी है, इससे हमको बिल्कुल। परहेज करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने प्रोटीन को जो है बॉडी में जो जितना प्रोटीन है उसको गिरने नहीं देना चाहिए, प्रोटीनेशियस फूड खाना चाहिए। मगर ये जो आप बोल रहे हैं ये तो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये इलेक्टिव केसेस की बात चल रही है यहाँ पे। जी। सबसे अहम बात ऑर्थोपेडिक में होती है वो तो है हड्डी तोड़। तो आपको चाहिए कि आप जो है मतलब गाड़ी अच्छे से चलाए, स्पीडिंग ना करे, गिरे नहीं, हड्डी तोड़े नहीं, या हेलमेट पहने, हेड इंजरी को अवॉइड करे, एक्सीडेंटल जी हाँ वही। और आपका घर का जो फ्लोर है तो मेक श्योर कि वो ज़्यादा स्लिपरी ना हो, क्योंकि 80-70 साल के जो लोग होते हैं उनका मोस्ट कॉमन जो कंप्लेन होता है कि हम फिसल के गिर गए, इससे बाथरूम गए और गिर गए। बिल्कुल, बहुत से पेशेंट्स हैं ऐसे। ये तो हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं। हैं। बिल्कुल जी हाँ। तो वो फिसल गिर जाते हैं, उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक फॉल, तो जिसके कारण उनकी हड्डी टूट जाती है, तो उनको तुरंत से तुरंत सर्जरी करना होता है। तो बस हर जगह बीइंग माइंडफुल इज व्हाट इज नीडेड हियर। क्या यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी के लिए ओटी के अलावा जो इन्वेस्टिगेशंस का जी। सारे फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में है? बिल्कुल। जो आपको कभी नहीं लगता है कि हम इस मरीज का यह जांच हम नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण हम फाइंडिंग में नहीं आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या ये कभी आपको एहसास होता है क्या? अभी तो नहीं हुआ ऐसा कुछ। अभी सो फार हमने हर पेशेंट को जो है उसकी जड़ तक हमने पहुंचाया डायग्नोसिस के, और हमारे बलबूते हमारे जितने भी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेटिव मेजर्स हैं हमारे, चाहे वो लैब टेस्ट हो या स्कैन हो या जो भी हो, उसके सहारे से हमने लगभग 95% पेशेंट्स को फाइनल डायग्नोसिस, डेफिनेट डायग्नोसिस दिया है, और उसी का इलाज और सक्सेसफुली किया है। तो ये थे हमारे डॉक्टर रईसुद्दीन साहब, ना सिर्फ बोलिए कि मर्सी हॉस्पिटल के, झारखंड के गिने चुने टॉप मोस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन में से हमको इनको मान सकते हैं, और ये हैदराबाद शहर से रहने वाले हैं, वहाँ से आए हैं और अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। हमको उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो एपिसोड है जिसमें आप ऑर्थोपेडिक डिजीज से जुड़ी हुई बहुत सारे बातों को आपने सुना होगा, समझा होगा, और आप डॉक्टर साहब का जो सुझाव है उस पर अमल करें और स्वस्थ रहिए। इसी कामना के साथ हम अपने इस इंटरव्यू को यहाँ पर विराम देते हैं, और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने झारखंड